गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात गुरु बीजाणु जनन का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने ओव्यूल यानी कि मेगा स्पोरेंजियम की संरचना और उसके प्रकारों के बारे में जाना। तो चलिए अब उसके आगे हम आज मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है इसको समझते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात मेगा स्पोर्स बनने की क्रिया को ही मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जिसको हम मेगा स्पोर मदर सेल भी कहते हैं, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद फिर मेगा स्पोर बनते हैं। तो इन मेगा स्पोर्स के बनने की जो क्रिया है वही गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण आर्की स्पोरियम से होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा कि जब मेगास्पोर बनना रहता है तो उस समय एपिडर्मिस के नीचे की जो न्यूसेलस की जो कोशिका होगी उसमें से कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उसका प्रोटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है, तब उस कोशिका को प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। इसके बाद प्राइमरी आर्कीस्पोरियल जो सेल होती है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है और अपने ऊपर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल और आधार की ओर नीचे की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है। प्राइमरी पैराइटल सेल प्रायः अविभाजित रहती है, अर्थात उसमें कोई विभाजन नहीं होता। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्ट जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल के समान व्यवहार करने लगती है। अब देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर्स का निर्माण जो है वो कुछ स्टेप में होता है ना। तो उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन करके 4 सेल्स का लीनियर टेट्रॉड या रेखिक टेट्रॉड जो है वो बनाता है। अर्थात मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले जो पहला विभाजन होगा वो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ प्रकार का होगा, जिसके फलस्वरूप 2 डायट्स बनेंगे। फिर उसके बाद दूसरा विभाजन होगा, ठीक है, दूसरा सूत्री विभाजन होगा, वो भी अनुप्रस्थ प्रकार का ही होगा। और इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय के बाद इनमें 4 मेगा स्पोर्स की एक टेट्रॉड जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब इन चारों टेट्रॉड में से, ठीक है, जो 4 मेगा स्पोर्स की टेट्रॉड बनी है, इसमें जो चैलेजल मेगा स्पोर होगा यानी निभाग के साइड में निभाग की तरफ जो स्थित मेगा स्पोर होगा जिसको चैलेजल मेगा स्पोर कहा गया है, वही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है और बाकी के जो 3 मेगा स्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो चैलेजल मेगास्पोर्स होता है वो क्रियाशील होता है और उसी से फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। अब इसके बाद हम एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के प्रकार को देखते हैं। तो फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने के कारण यह हैप्लॉयड या अर्धगुणित होता है। फीमेल गैमेटोफाइट के विकास में भाग लेने वाले मेगास्पोर की केंद्रक की संख्या के आधार पर एम्ब्रियो सैक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक के विकास में मेगा स्पोर का केवल एक केंद्रक भाग लेता है, इसलिए इसका नाम है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीगोनम टाइप और आइनोथोरा टाइप। जो पॉलीगोनम टाइप का मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है, मतलब 8 केंद्र की संरचना के रूप में होता है। और जो दूसरा प्रकार है ओइनोथेरा टाइप, ये 4 केंद्र की संरचना के रूप में होता है। सेकंड है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। बाई मतलब 2।
इसके विकास में मेगास्पोर के 2 केंद्रक भाग लेते हैं। ये केवल एक ही प्रकार का होता है, एलियम टाइप, जो 8 केंद्रकीय होता है। तीसरा इसका प्रकार है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। टेट्रा मीन्स 4। इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास मेगास्पोर के 4 केंद्रक द्वारा होता है। और जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होते हैं वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे एम्ब्रियो सैक के प्रकार, यानी कि भ्रूणकोश के प्रकार। अब हम इसके बाद आवृत्ति बीजियों में एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास किस तरह से होता है, उसकी कौन कौन सी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अब हम चलिए इसको देखते हैं। आवृत्ति बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद ही भ्रूणकोश कहलाता है। एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का विकास चैलेजल मेगास्पोर से होता है। यही क्रियाशील मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के समय सबसे पहले जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आकार में वृद्धि करता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आकार में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसका जो शेप है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, 3 समसूत्री विभाजन क्रमिक रूप से एक के बाद एक 3 समसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप 8 नाभिकीय भ्रूणकोश का निर्माण करता है। कौन कर रहा है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, इसमें 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होंगे और उसके फलस्वरूप 8 नाभिकीय या 8 केंद्रकीय जो भ्रूणकोश है वो बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नाभिक या न्यूक्लियस है वो पोलर न्यूक्लियाई जिनको हम बोलेंगे, ये 8 केंद्रकीय या 8 नाभिकीय जो एम्ब्रियो सैक है वो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर केवल केंद्रक विभाजन हो रहा है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल केंद्रकों का ही विभाजन हो रहा है, उनके मध्य में भित्तियों का निर्माण पहले नहीं होगा। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 नाभिक बन गए। ठीक है, 3 समसूत्री विभाजन हुआ जिससे कि ये जो कोशिका है या जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, वो 8 नाभिकीय एम्ब्रियो सैक या 8 नाभिकीय भ्रूणकोश में परिवर्तित हो गया है। इनमें केवल केंद्रकों का विभाजन हुआ है। ठीक है, भित्तियों का निर्माण नहीं हुआ है इनके मध्य में। अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो व्यवस्थित है। 8 केंद्रक में से जो 2 नाभिक हैं, ठीक है, 8 नाभिक बने हैं न्यूक्लियाई, तो उनमें से 2 नाभिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 नाभिक या 2 न्यूक्लियाई हैं ये पोलर न्यूक्लियाई कहला रहे हैं, जो मध्य में स्थित हैं। ठीक है, 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियाई हैं, ये जो 2 न्यूक्लियाई नीचे की ओर व्यवस्थित हैं, ये 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाएंगे। एक जो न्यूक्लियाई है उससे एग सेल बनेगा। ठीक है, एक न्यूक्लियाई, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं एक साथ, 3 नीचे की ओर हैं, 3 ऊपर की ओर हैं और 2 बीच में स्थित हैं। तो इन 8 न्यूक्लियाई में से जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल में, एक जो न्यूक्लियाई है वो एग सेल में। इसी तरह से जो 3 न्यूक्लियाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर, ये क्या कहलाएंगे, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं क्या बनाएंगी। और मध्य में हम देख रहे हैं कि 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में ध्रुवीय नाभिक के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम भ्रूणकोश की संरचना का अध्ययन करते हैं। एक प्रारूपिक भ्रूणकोश 8 केंद्रक युक्त कोशनुमा संरचना होती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देख रहे हैं ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर सिरे की ओर एम्ब्रियो सैक में 2 केंद्रक पाए जाते हैं जिन्हें सिनर्जिड्स सेल या सहायक कोशिका कहते हैं। ये देखिए, ये सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, कहाँ पाई जा रही हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर पाई जा रही हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर।
सहायक कोशिकाओं के ठीक ऊपर एक और केंद्रक होता है जिसे एग न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सिनर्जिड्स के ठीक ऊपर एक और न्यूक्लियाई है, एग न्यूक्लियस। ये जो एग न्यूक्लियस होता है यही फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद एम्ब्रियो सैक के चैलेजल एंड की ओर हम देखें, इसके चैलेजल सिरे की ओर देखें तो वहाँ पर हमको 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं जो चैलेजल एंड में पाई जा रही हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। एम्ब्रियो सैक के केंद्रीय भाग पर, अब इसके सेंटर में हम देखते हैं, वहाँ पर भी 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक इनको कहा जाता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक के मध्य भाग में पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इसकी संरचना हो गई। यहाँ पर एक चीज़ हम और देख पा रहे हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियो सैक में हमको जो सिनर्जिड्स हैं उनके अंदर एक उंगली के समान प्रवर्ध वाली संरचना दिखाई दे रही है, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनती है? जो सिनर्जिड सेल होती हैं इनकी कोशिका भित्ति एक मोटी संरचना का निर्माण करती है, उसी को हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है इसका कार्य होता है पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री के लिए गाइड करना। ठीक है, तो इसका ये हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो आज बच्चों हमने एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना को देखा है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है ये देखा। अब इसके आगे फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एग सेल द्विगुणित जाइगोट और उसके बाद भ्रूण का निर्माण करती है। जो भ्रूण होता है वो बीज में बहुत छोटे रूप में मौजूद रहता है। यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल हैं, एंटीपोडल सेल्स भी फर्टिलाइजेशन के बाद विघटित होकर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो विकसित हो रहे एम्ब्रियो को पोषक देते हैं। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो त्रिक संलयन से निर्मित भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, और ये जो भ्रूणपोष है ये वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, जो एग सेल के साथ में जो सिनर्जिड्स सेल हैं वो भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं। एक सिनर्जिड सेल जो होती है वो थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाती है और दूसरी सहायक कोशिका कुछ समय तक यथावत बनी रहती है। ऐसे बच्चों, आज की क्लास में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो सैक की संरचना को देखा, उसको समझा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।